बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में यानी चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था। हमने डॉट प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई किया था। एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही दो प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी होती है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को हमने वेरीफाई कर लिया था। डॉट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये क्या है जी? मैंने आपको बताया था कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का मामला क्या बताया था मैंने आपको कि जब आपको वेक्टर में मल्टीप्लाई करना होता है तो दो किस्म का होता है। एक कहलाता है जी अगर आप नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ तो हमने स्टडी कर ली थी। और एक होता है जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। अब इसमें भी दो टाइप होती है। एक कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट और एक कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या बताया था कि जब आपके पास वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो इसको आप स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया जी मुकम्मल तौर पर। अब हमने इसको स्टार्ट करना है। तो इसकी बात करेंगे अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है जी? अगर आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एक और वेक्टर से और जो आपका आंसर आए वो भी एक वेक्टर हो, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को, इस किस्म की मल्टीप्लाई को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी जनरेट हो, एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे टॉर्क। टॉर्क आपने पढ़ी है जी, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट में एक गोल मोशन पैदा हो जाए ना, तो इस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क हमें कैसे हासिल होता है? अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई करें मोमेंट आर्म से। मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं। सपोज करें कि ये ए पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये एक गोल बॉडी है, ए पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो और ये सेंटर है। तो ये सेंटर और जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं यहाँ तक का जो फासला होता है इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म। ठीक है, तो अगर आप मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई करें टॉर्क बनता है जी आपका। अब ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर होता है। इसी तरह मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक वेक्टर होता है। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, टॉर्क जो बनता है, जो पैदा हो रहा है, वो भी एक वेक्टर होता है। इसकी दो डायरेक्शन होती है, या तो ये अगर कागज़ का टुकड़ा है तो कागज़ से बाहर निकलती भी होती है जी टॉर्क की डायरेक्शन, या कागज़ के अंदर जाती भी होती है। दो डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, चूंकि डायरेक्शन है लिहाजा ये वेक्टर हो गया। तो टॉर्क क्या हो गया? एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई होने पे टॉर्क बनता है और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो उसमें एक हमारे पास क्वांटिटी आती है लीनियर वेलोसिटी। एक क्वांटिटी हमने पढ़ी थी लीनियर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये होता है इसका फॉर्मूला। ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है क्योंकि ये जो ओमेगा होता है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो आर होता है यानी रेडियस, ये भी एक डिस्टेंस की फॉर्म होती है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो आपकी लीनियर वेलोसिटी बना रहे होते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिहाजा देख लें जी, आप दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक वेक्टर आपको मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो ये भी इसकी एग्जाम्पल है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जी, एक जैसे कि एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी में आपने पढ़ा था एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। एल्फा से आप इसको डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है जी ए मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये ए जो है एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है। आर जो है वो रेडियस, वो भी वेक्टर होता है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है वो भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होने पर वेक्टर आपको मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर आ जाए, एक जो आपके पास आंसर आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो,
तो इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होने पर स्केलर बन जाता। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें हम मल्टीप्लाई के साइन को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आप देख लें, साइन हमने क्रॉस का यूज किया हुआ है, सारी एग्जांपल्स के अंदर हम साइन क्रॉस का यूज कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हो। ये एक बड़ा मामूली सा फर्क होता है जिससे फर्क पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, आपने डॉट बीच में डाल दिया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब सामने वाला समझ जाएगा कि जो भी आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। और अगर आपने दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन लगा दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रख लिएगा, डॉट प्रोडक्ट को हम फुल स्टॉप या नुक्ते से जाहिर करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई वाला साइन यूज करते हैं, क्रॉस का साइन यूज करते हैं, इसीलिए आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रॉस यूज करना होगा, डॉट यूज नहीं करेंगे। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसको हम इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कह रहे होते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपका आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट कहोगे। दोनों वेक्टर के दरमियान क्रॉस का साइन लगाना होगा। तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दी इसकी। टॉर्क वो भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, लीनियर वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, और एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास सपोज करें जी, लेट्स से एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इन दोनों के दरमियान हमने किया क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो अब इसका आंसर जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सी जो है ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये इन दोनों का आंसर है। तो अब ये सी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये सी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी जी, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अब ये सी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे जी, सी का मैग्नीट्यूड हम कैसे हासिल करेंगे जी, सी का मैग्नीट्यूड हासिल करने का फॉर्मूला होगा ए और बी के मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, ऐसे आप सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। यानी जो आपका आंसर आ रहा है ना वेक्टर क्वांटिटी सी, उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, ए और बी के मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके, थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल होगा। जबकि इसकी डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, स्मॉल यू ऊपर है, ये इसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ए दो वेक्टर है, एक ए है और एक बी है, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर आप डाल दें, ये रहा, ये डायरेक्शन हो गई। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, और ये मुकम्मल तौर पर बन गया एक सी वेक्टर विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात याद रख लिएगा कि आपके पास अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपका आंसर एक और वेक्टर आए, तो इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, एक बात। दूसरी बात, क्रॉस का साइन यूज करेंगे, दो बातें। तीसरी बात, जो आपका वेक्टर आ रहा है ना, आंसर जो आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे हासिल करोगे, इस फॉर्मूले से, ए बी साइन थीटा, इससे मैग्नीट्यूड हासिल करोगे और यूनिट वेक्टर लगा दोगे यू, जो कि डायरेक्शन होगी। तो देख लीजिए, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट वेक्टर हो गया सी। ठीक है जी, अब हम जरा इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं जी। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अब हम, ये ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं है हमारा, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं रखेंगे। अब इसके हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जी। पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता। वेक्टर एडिशन में आपको मिला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट में आपको मिली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, आप इनकी जगह तब्दील कर दें, बी पहले लिया है, ए बाद में लिया है, और अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करें, आंसर सेम नहीं होगा, फर्क हो जाएगा आंसर में, डायरेक्शन का फर्क आएगा। ये हमें प्रूफ भी करना है, हम प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा
कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम जगह चेंज कर दें, बी पहले ले आए, ए बाद में ले आए और बी और ए को मल्टीप्लाई करें, तो फिर आंसर सेम नहीं होगा, आंसर में फर्क होगा। फर्क किस चीज़ का होगा? डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन का फर्क होगा, और डायरेक्शन के फर्क को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं, तो माइनस हो रहा होगा, यह हमें प्रूफ करना होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इनके अंदर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जी। इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी खुद यानी कि आप कह सकते हो कि एक खास पैटर्न के अंदर हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे पहले मैं लिख तो लूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको इनमें मिलेगी, ओबे करेगा ये। वो भी कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे एम नंबर जो है वो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो आप चाहें इसको ऐसे कर सकते हैं कि जी पहले एम ए को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें बी से, ठीक है। तरतीब आप कुछ भी कर लें, पहले आप ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या आप पहले एम और ए का क्रॉस प्रोडक्ट बना लें और उसको फिर बी से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। तो अब एसोसिएटिव लॉ आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, लेकिन वो भी सिर्फ नंबर के साथ, मखसूस केसेस के अंदर होता है, बहरहाल हमें ये प्रूफ नहीं करना। उसके बाद मजीद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, खास करके जो कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करनी है वो यूनिट वेक्टर्स के हवाले से। तो मजीद हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि सपोज करें आपके पास दो वेक्टर हैं जी, ए और बी, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और आंसर आता है 0। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव में भी ये चीज़ देखी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक 0 आता है, तो अब दो पॉसिबिलिटियाँ होंगी, या तो ए और बी, या तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वो एक नल वेक्टर है, या तो ए नल वेक्टर है 0, या बी नल वेक्टर है 0, या दोनों नल वेक्टर है 0, तो भी आपका आंसर 0 आएगा। कैसे? आप मैग्नीट्यूड निकालते हो जी ए बी साइन थीटा से, ठीक है। ए की जगह आप सपोज करें ए नल वेक्टर है, तो ए हो गया 0, बाकी बी साइन थीटा जो भी वैल्यू होंगी 0 से जब मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो देख लो जी, क्रॉस प्रोडक्ट इसका नल आ रहा है जब ए 0 है। अगर आप बी 0 करके देख लें तब भी 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल आ रहा है कि 0 आ रहा है, नल वेक्टर बन रहा है, तो दो मामले होंगे, या तो ए और बी में से कोई एक या दोनों 0 वेक्टर होंगे, नल वेक्टर होंगे, या फिर ए और बी जो है ये दोनों पैरेलल, ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी लिखना चाह रहा था, ए और बी जो है ये पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब एक ही लाइन पर आ रही हो, जैसे ए ऐसे है तो बी भी आपकी ऐसे ही हो रही हो, ए भी ऐसे और बी भी ऐसे, पैरेलल हो, एक ही लाइन पे हो। तो अब इस सिचुएशन में ये क्रॉस प्रोडक्ट नल क्यों हो रहा है जी? पैरेलल होती है तो ये 0 क्यों हो रहा है? लेट मी चेक इट। जब पैरेलल होती है, हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो एंगल उनके दरमियान बन जाता है 0। अब अगर आप फॉर्मूले में ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, इसमें अगर आप थीटा की जगह, क्योंकि 0 आ गया जी एंगल, आप 0 डाल दें, तो ये जो साइन 0 होता है ना, ये 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू निकालोगे आप, 0 होती है। तो अब ए बी और, ठीक है जी, अब ए बी, हाँ जी, अब साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ए बी को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, देख लो 0 आ रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटियां हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा हो ना, तो फिर दो मामले होंगे, या तो ए और बी में से कोई एक वेक्टर जो है वो नल होगा, या फिर ये दोनों पैरेलल होंगी, दोनों के दरमियान जो है वो एंगल बनेगा 0। ऐसी सिचुएशन में जब एंगल 0 होता है तो साइन 0 था, साइन 0 जो है वो भी 0 निकलेगा और आपका वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो नल आ जाएगा। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी। पहला कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, इसको मैंने प्रूफ करना होगा। एसोसिएटिव लॉ जो है वो सर्टेन कंडीशंस में ये ओबे करेगा, इसको हमने प्रूफ नहीं करना। उसके बाद अगर हमने देखा कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है, तो कब होगा? जब या तो उन दोनों वेक्टर्स जो है वो नल होंगे, या फिर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, पैरेलल होंगी, और इनके दरमियान एंगल होगा 0। अब आते हैं जरा यूनिट वेक्टर्स की तरफ। यूनिट वेक्टर्स का क्या मामला होगा जी? आई को, आपको पता है आई जे के, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में भी एक्सप्लेन किया था। आई का अगर आप आई से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, या फिर आप जे का जे से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो,
या आप के का के से क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आंसर आएगा 0। ठीक है, आंसर क्या होगा? 0 होगा। आई डॉट आई का मामला अपोजिट हो रहा है यहाँ से। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वो 1 था। यहाँ आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम सेम वेक्टर्स, सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। व्हाई? लेट मी चेक इट। देखें, आई तो हम क्या चेक कर रहे थे कि जी मैंने आपको एक करेक्टरिस्टिक बताई हुई है कि अगर आपके पास दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो 0 होता है। तो हम चेक कर रहे थे जी आई क्रॉस आई, इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? आई आई साइन थीटा, आई की जगह 1, दूसरे आई की जगह 1 साइन, और थीटा की बात हो रही थी। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर है तो एक ही एक्सिस पर होते हैं, लिहाजा ये पैरेलल होते हैं। मैंने आपको ऊपर ये बताया हुआ यहाँ पे कि अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा जी? क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 होता है। तो यहाँ पर भी आपका थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। लिहाजा 0 साइन 0 जो है वो 0 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आई आई का 0 क्यों हो रहा है, जे जे का 0 क्यों हो रहा है, के का 0 क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर पैरेलल, ये आपस में पैरेलल होंगी, इस वजह से ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये जरा इसका एक करेक्टर याद रख लिएगा कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं आंसर आएगा 0। और अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, मिसाल के तौर पे आई का जे से, जे का के से निकालें, ठीक है, आई का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट जे का निकाल लें या जे का के से निकाल लें या के का आई से निकाल लें तो ये आएगा 1, ये आएगा 1, क्योंकि आई जे ये सब परपेंडिकुलर हो गई। पहले आप जैसे इसको ले लो, आई क्रॉस जे, इसको ले लो, तो आई आपको एक्स एक्सिस पे मिलता है, जे आपको वाई एक्सिस पे मिलता है, जे आपको वाई एक्सिस पे मिलता है, दोनों के दरमियान हो गया 90 का एंगल, और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। 1 आप लिखते नहीं हो, तो बस आई का 1 मल्टीप्लाई बाय जे का 1, 1 1 जा 1, ठीक है, तो इसलिए 1 आ रहा है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दो बातें, ये कुछ करेक्टर्स है जो आपको जरा याद रखने होंगे, तो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। यहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर भी एक वेक्टर आ जाए, तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हो। इसका आप इसको सी से इसका आंसर को डिनोट करोगे, मैग्नीट्यूड आप हासिल करोगे, ये लिखा हुआ जी, मैग्नीट्यूड आप हासिल करोगे ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए आप यूनिट वेक्टर का यूज कर लेना। ठीक है, इस तरह आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है जो आपका आंसर होता है। इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, एसोसिएटिव लॉ कुछ कंडीशंस में मौजूद होता है। दो वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस 0 आएगा अगर दोनों या तो इनमें से कोई एक नल हो या दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा क्योंकि वो पैरेलल्स होती हैं। और अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो 1 आएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। 90 डिग्री का एंगल होता है, चाहे तो साइड में लिख लें कि साइन 0 जो है वो 0 होता है और साइन 90 जो है वो 1 होता है, इस वजह से ये 0 बना रहा है। ये हो गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ मामला। अब हम आते हैं जरा एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, फिर इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे करते हैं। हमने अभी एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी ऊपर, कम्यूटेटिव लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ओबे नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी इट इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसको साबित करेंगे अब हम। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, आप जगह चेंज करते हैं, बी पहले ले आए और ए को बाद में ले आए और फिर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो ये आंसर सेम नहीं होगा। सेम होता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ मौजूद है, सेम नहीं है इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ मौजूद नहीं है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई करते हैं जी ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, इसका सी आंसर आएगा विच इज अ वेक्टर। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या करोगे, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप ले लोगे यूनिट वेक्टर यू। ये सी का पूरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गई। तो मैंने अभी लेफ्ट साइड ली हुई है जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, आंसर आता है एक सी नाम का वेक्टर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ए बी साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और उसकी डायरेक्शन के लिए आपने यूनिट वेक्टर ले लिया यू। अब ग्राफिकली अगर हम बनाए इसको, तो ए वेक्टर हो गया, लेट्स सपोज कर ले जी ए वेक्टर हो गया ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर आपके पास आ गया जी ये बी वेक्टर है, और इनके दरमियान ये आ गया एंगल थीटा। अच्छा, अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो सी जो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपका आंसर आ रहा होता है सी, तो जो कि एक वेक्टर होता है, तो फिर वो वेक्टर ड्रॉ कैसे होता है? वो वेक्टर ऐसे ड्रॉ होता है कि सपोज कर लें कि ये ए और बी जो है ना, ये आपके एक ही प्लेन के अंदर वेक्टर मौजूद है। प्लेन का मतलब हो गया कि सपोज कर लो ये एक कागज पर मौजूद है, ठीक है, यानी कि ये एक कागज बना हुआ है, ये कागज बना हुआ है, और इस पे आपका ये एक ए वेक्टर आ गया ये, और ये आ गया आपके पास बी वेक्टर। तो ऐसे अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो सी वेक्टर है ना, ये बनाया कैसे जाएगा। मैग्नीट्यूड ये मैथमेटिकली तो मैंने आपको बता दिया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। लेकिन ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो सपोज करें ये दो वेक्टर है ए और बी, हमने इसको एक कागज पे एक प्लेन पर ड्रॉ कर लिया, ये एक प्लेन है, हमने एक प्लेन पर एक कागज पर उसको ड्रॉ कर दिया ए और बी, और ये हो गया थीटा। अब इसका जब सी वेक्टर आपको ड्रॉ करना होगा ना, आप क्या करोगे जी, इसके इसके ऊपर अपना राइट हैंड रूल रख लोगे। डायरेक्शन हम निकालेंगे वही राइट हैंड रूल से, जो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है जी, बहुत यूज होता है, टॉर्क में भी यूज होता है। तो राइट हैंड रूल के जरिए हम निकालेंगे सी वेक्टर को। अब सी वेक्टर को राइट हैंड रूल के जरिए कैसे निकालेंगे, आपने इस प्लेन के ऊपर अपना राइट हैंड रख लेना है। ये आपका राइट हैंड आ गया जी, ये उंगलियां है सपोज करें, ये उंगलियां हैं, अजीब सी उंगलियां है, और ये आपका अंगूठा है। ऐसे आपने राइट हैंड रखना है इस प्लेन के एतबार से, प्लेन के पैरेलल आपको राइट हैंड रखना है, ठीक है। आपने ये राइट हैंड रख लिया। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अगर आपके पास है जी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहा है। ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो हम ऐसे चलाएंगे, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी, यानी ए को बी की तरफ लेकर आएंगे। और अगर ये लिखा हुआ होता बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैं क्या करता जी, बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो मैं बी को ए की तरफ लेकर जाता। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपने यहाँ तरतीब मायने रखती है, देख रहे हैं आइडिया हो रहा है, तरतीब मायने रखती है। अगर आपके पास लिखा हुआ है सी, सी कह रहा हूँ, सपोज करें आपके पास लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो अब इसका मतलब होगा कि जो आपके पास ए वेक्टर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी वेक्टर से। तरतीब के साथ ही पढ़ेंगे, ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो मैं ए को बी की तरफ लेकर जाऊंगा। और अगर ये लिखा हुआ होता बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो इसका मतलब है कि बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो मैं बी को ए की तरफ लेकर जाऊंगा। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। तो दोबारा इसको लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स के साथ, एक और दोबारा लेंगे, समझेंगे इसको दोबारा से। तो सपोज करें जी हमारे पास है ए क्रॉस बी, इसको हमने ग्राफिकली बनाना है, तो अब हम इसको ए ले लेते हैं जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। आप क्या निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, ए पहले है बी बाद में, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, तो ए बी की तरफ जाएगा। ऐसे चलाना है आपको। अब आपने क्या करा जी, इसको कंसीडर कर लो कि ये एक प्लेन पर मौजूद है, एक कागज पर मौजूद है, ये बी हो गया, ये ए हो गया,
और आपको मूव कैसे करना है, ऐसे ऐसे मूव करना है इस डायरेक्शन में। तो अब आप अपना राइट हैंड इस तरीके से रखेंगे कि आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में आ रही हो, इस डायरेक्शन में उंगलियां आपकी इस डायरेक्शन में आ रही हो, यानी कि ऐसे। ये देखें उंगलियां आपकी आ गई उसी डायरेक्शन में, ये अंगूठा आ रहा है। आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन में, देखें उंगलियां किस डायरेक्शन में रैप हुई हुई है, ए बी के अंदर। यानी आपको अपनी उंगलियों से दिखाना है कि ए जो है वो बी के अंदर रैप हो रहा है। तो अगर मैं ऊपर से बनाऊं तो ऐसे बनेगा आपका उंगलियां यू, ये उंगलियां, ये आपका नाखून है नील पॉलिश वाला, ठीक है ऐसे। अभी आपकी नील पॉलिश वाला नाखून है, ये आपकी पहला हिस्सा आ गया ना अंगुली का, ये दूसरा वगैरह वगैरह, ये आपका पूरा पाम है। तो आप देखो आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन में, ऐसे, यानी कि वही ये वाली डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी। और अगर हमें उल्टा करना होता तो फिर हम अपनी उंगलियों को उल्टा रखते, ठीक है। तो जरा राइट हैंड रूल, चूंकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जी, सॉफ्टवेयर में मैं अपना हाथ तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं इसको डायग्राम से ही समझा रहा हूँ, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल आपने आपने का इस ए बी को सपोज कर लिया कि ये आपका एक प्लेन पर, एक कागज पर है। अब आपने क्या किया, अपने राइट हैंड को इसके ऊपर रखा और आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में फिलहाल इस वक्त ए से बी जा रहा है। अब आपका अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ये आपका होगा सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या हो गया, आपका कागज से बाहर निकलता हुआ ऐसे, ये सी वेक्टर हो गया, ऐसे हो गया सी वेक्टर। अब जरा आप उल्टा कर लो जरा, अगर हमें करना होता बी क्रॉस ए, ये करना होता हमें, अगर हमें करना होता बी क्रॉस ए, तो हम क्या करते जी, हमारे पास यही वही आ गई थी, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन बी पहले है ए बाद में, यानी बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, यानी ऐसे रखेंगे। तो अब आप जब कागज पे अंगूठे, कागज पे इसको प्लेन को कंसीडर करो, तो ये आ गया आपका पास कागज, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया बी वेक्टर, ये आपके पास आ गया ए वेक्टर। अब आप क्या कर रहे हो, बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, यानी बी ए की तरफ जाएगा। अब आपको अपनी उंगलियां इस डायरेक्शन में रखनी है, अपना राइट हैंड इस तरह रखें कि आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में आ जाए। अब आप कैसे रखोगे, ऐसे होगा आपका राइट हैंड। अब मैं इसको कैमरे से दिखाऊं क्या आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं जी ए क्रॉस बी, लेफ्ट साइड हमने लिया जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ए क्रॉस बी, और इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली निकाल लेते हैं जी। तो ए क्रॉस बी जो आंसर आता है वो आता है सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जबकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यू का यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं जी। सपोज करें आपके पास ये ए वेक्टर हो गया और ये आपके पास हो गया बी वेक्टर, ठीक है, और आपके पास ये आ गया थीटा। अब आप देखें जी, पहले कौन सा वेक्टर है, ए है, बाद में बी, यानी ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी में, आपको ऐसे लेकर जाना है। अब आप अपने सीधे हाथ को जब रखोगे ऐसे, आपका सीधा हाथ कुछ इस तरह आएगा, ये आपकी एक उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये चौथी उंगली, ठीक है, ये आपका पूरा पाम और आपका ये अंगूठा, ठीक है, ऐसे आएगा आपका राइट हैंड। ये आपके नाखून है, नील पॉलिश वाले नाखून। देखिए जी आपकी उंगलियां किस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे घूमी हुई है, यानी उल्टे तरीके से रखना है, आपका अंगूठा नीचे की तरफ आएगा। आप करके देख लो, अपने अंगूठे आप अपने सीधे हाथ को इस तरह रखो कि आपका अंगूठा नीचे की तरफ आए, तब आप अपनी उंगलियों की डायरेक्शन को देखोगे तो वो ऐसे ही होंगी जी, ए और बी की तरफ घूमती हुई। सही कह रहा हूँ ना। तो अब अंगूठे की डायरेक्शन देखें आप कैसी है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये आएगा सी वेक्टर, ऐसा, ये हो गया सी वेक्टर, आपने बना लिया, ठीक है। तो ये आपने राइट हैंड रूल के जरिए सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी का मैथमेटिकली निकाला, क्या निकलता है जी, ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर हो गया यू। आपने ग्राफिकली बनाया तो देखिए जी ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम राइट साइड लेते हैं, अब हम राइट साइड लेते हैं जी, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लिखा हुआ है जी बी क्रॉस ए। सपोज करें इसका भी एक सी वेक्टर बनता है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यूनिट वेक्टर। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दोबारा वही दो वेक्टर्स बनाए हमने, ये बनाया जी ए वेक्टर,
ये बनाया हमने बी वेक्टर और ये हो गया जी थीटा। अब हमारे पास है बी पहले ए बाद में, यानी बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए में, तो अब हम बी को ए की तरफ लेकर जाएंगे। अब इस सिचुएशन में जब आप अपने राइट हैंड को अरेंज करोगे तो आपका राइट हैंड ऐसे अरेंज होगा, या आपकी उंगलियां आ रही होंगी ऐसे, और आपका अंगूठा ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये आपकी उंगलियां। अब देखिए जी इसमें आपकी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, ऐसे, वही आ गई ना बी से ए की तरफ जाती हुई डायरेक्शन। तो आपने अपने अंगूठे आपने सीधे हाथ की जो उंगलियों को ऐसे अरेंज किया है कि आप उंगलियों की मदद से दिखा रहे हो कि बी ए में जा रहा है। अब आपका राइट हैंड देखें किस तरफ है, वो अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ। यह आपका सी वेक्टर आ गया, यह आपका सी वेक्टर आ गया। अब दोनों सिचुएशन में जरा देखिएगा, ए बी के अंदर और बी ए के अंदर, लेफ्ट साइड राइट साइड देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए बी साइन थीटा, ये क्या लिखा हुआ है, बी ए साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए बी साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए बी साइन थीटा। सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, सॉरी ऊपर वाले की डायरेक्शन उल्टी कर दी मैंने। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे। तो एक आपका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। और वेक्टर्स में जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक की दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम उसको नेगेटिव वेक्टर कहते हैं और माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। तो इसको आप माइनस कर दो, तो बी क्रॉस ए जो है आपका वो माइनस हो गया। देख लीजिए डायरेक्शन का फर्क है, लिहाजा आप कह सकते हो कि आपके पास अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क मायने रखता है, लिहाजा आप कहोगे इट इज नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन का फर्क आ गया। ये देख रहे हैं माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ है, इसका यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे 1 मिनट से कम रह गया है, अगर कोई सवाल है तो पूछे, माइक खुला हुआ है जल्दी से।